नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज टॉप स्टोरीज ऑफ कोर्स शुगर एक्सपोर्ट को लेकर है, जहां पर इंडस्ट्री को सपोर्ट मिला है सरकार की तरफ से और साथ ही साथ जो मोलासिस पे ड्यूटी है 50% वो भी घटा दी गई है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से हमने सेबी की तरफ से एक वार्निंग नोट आता हुआ देखा है डिजिटल गोल्ड के ऊपर, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये रेगुलेटेड नहीं है और ग्रीवेंस कॉल नहीं मिलेगा। इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए चिराग ठक्कर, जो आम्रपाली ग्रुप से हैं। चिराग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप ये आता हुआ देखते हैं? एक चीज़ तो हमें मालूम है, जितनी बार भी मैंने आपसे पहले बात की है और जो भी बाकी कस्टोडियंस हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सभी का ये कहना रहा है कि सरकार को इसे रेगुलेट करना चाहिए। वो हमने होता हुआ नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद अब ये मार्केट 8 साल पुरानी है, लगातार हमने इसके बेस में ग्रोथ आते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं सेबी वार्निंग को और बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नमस्कार मनीषा जी। तो अगर देखें तो ये सेबी का आई बिलीव दिस इज द सेकेंड मूव। 3 साल पहले शायद सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जहां पे जितने इक्विटी ब्रोकर्स और कमोडिटी ब्रोकर्स हैं जो रेगुलेटेड है सेबी से, उनको भी उन्होंने एक बार ये डिजिटल गोल्ड का काम करना शुरू किया था। तो तब सेबी ने आके बताया था कि अगर तुम रेगुलेटेड सेबी से हो तो तुम डिजिटल गोल्ड और इसकी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। So this was around 3 years back, which SEBI gave a circular. At the same time, जो last week जो SEBI का जो circular आया है, वो बिल्कुल एक वार्निंग की तरफ है, या SEBI ने कुछ ऐसा देखा होगा कि जहां पे उनको ये नोट निकालना पड़ा। बट एट द सेम टाइम वी एज ए इंडस्ट्री for digital gold and digital silver, we are utmost ready to get regulated by any agency which comes into the picture and tells us that we would like to regulate you. At the same time, मनीषा जी, अगर आप देखें तो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, टॉप टियर प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, उनके सारे कस्टोडियंस हैं। जैसे ईटीएफ में कस्टोडियंस होते हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी कस्टोडियन है जो उसका ऑडिट करती है, ऑडिट करके उसको एक सर्टिफिकेट देती है। तो आई थिंक दिस इज मूव जहां पे हम लोग एज ए इंडस्ट्री प्लेयर वी आर वेरी मच अप फॉर गेटिंग एनी रेगुलेशन विच कम्स इनटू द मार्केट। चिराग, ये मुझे पता है और डिटेल्स भी आई थिंक काफ़ी लोगों को पता है। जिस तरह से खरीदारी हमने होते हुए देखी है वो भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि इस साल जैन से अगस्त के बीच में हमने डिजिटल गोल्ड की बाइंग में एक डबलिंग अप होते हुए देखी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली गोल्ड के प्राइसेस जिस तरह से ऑल टाइम हाइज पे जा रहे थे, डिजिटल गोल्ड लोगों को खरीदना यहाँ पर शायद बेहतर लगा, क्योंकि वो टोकनाइज्ड फ्रैक्शनाइज्ड फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं। हैविंग सेड दैट, किस तरह की और कितनी बड़ी मार्केट है ये एज ऑफ नाउ, अगर हम एक जायजा उसका ले सकें? और आपको लगता है कि ये एक रीज़न है क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखा? तो देखिए मनीषा जी, देयर आर लॉट्स ऑफ अनरेगुलेटेड मार्केट्स इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अनरेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है। ज्वेलर्स की स्कीम्स भी चलती है, 13 महीना 14 महीना वाली। ज्वेलर्स भी आज ऐसे देखने जाए तो डायरेक्ट रेगुलेशन में नहीं आते हैं। तो आज से 8 साल पहले जो छोटा सा कॉइन या वो सिल्वर का बार या गोल्ड का बार अगर कोई खरीदता था तो वो भी ज्वेलर से जाके लेता था। तो ये अगर ये जो प्लेटफॉर्म है ये एकदम सहूलियत देता है लोगों को, वो छोटे से फ्रैक्शन में खरीद सकता है। आज अगर किसी को 100 रुपए का भी अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इट इज वेरी टफ फॉर हिम टू गो टू अ ज्वेलर एंड बोले 100 रुपए का मेरे को सोना दो, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो एक ये महीना हो गया। दूसरा महीना मनीषा जी ये है कि लास्ट 4 महीने में आपका जो डेटा है डबल का, मैं बोलूंगा डबल नहीं, ये शायद 4 गुना तक जा चुका है। हमारे प्लेटफॉर्म में तो हमने ये 4 गुना की बढ़ोतरी देखी है ईयर ऑन ईयर। अगर हम दिवाली टू दिवाली भी बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स पे। बिल्कुल एक जगह है जहां पे इम्पैक्ट आ सकता है, जो डिजिटल गोल्ड के जितने निवेशक हैं, अगर वो डिलीवरीज लेते हैं फिजिकल कॉइन और गोल्ड बार्स में और सिल्वर बार्स में और कॉइन्स में, अगर डिलीवरी लेते हैं, अगर वो बीआईएस हॉलमार्क रिफाइनरी से आ रही है, तो आई थिंक इट इज अ वेरी सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। अब चिराग, जैसे आपने कहा कि गोल्ड की जो खरीदारी है डिजिटल फॉर्म में, वहां पर 4x आपने बढ़त आते हुए देखी है। एक मार्केट है जो सिल्वर डिजिटल में भी है, डिजी सिल्वर भी यहाँ पर लोग खरीदते हैं। उस मार्केट में किस तरह की बढ़त देखने को मिली है?
डीजी सिल्वर, मतलब सिल्वर तो एनी विच वे भाव इतने बढ़ चुके हैं, और पीपल आर वेरी मच अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव कि यहाँ से सिल्वर के भाव और बढ़ेंगे। तो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे जो सिल्वर की जो बाइंग थी वो शायद 10 गुना या 12 गुना ज्यादा बाइंग हमने देखी है लास्ट 2 महीने में, विच इज वेरी मच प्रॉमिसिंग। एट द सेम टाइम मनीषा जी, मैं ये भी आपको ऐड करके बताना चाहूंगा कि तकरीबन 40% ऑफ आवर क्लाइंट्स हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ फिजिकल डिलीवरी, विच इज अ वेरी पॉजिटिव नोट, कि जहाँ पे उनको BIS हॉलमार्क वाला गोल्ड और सिल्वर, उनको फिजिकल गोल्ड उनके घर पे डिलीवर किया जाता है। सो दैट इज वेरी मच अफर्मेटिव एंड वेरी मच पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑफ द मार्केट, हेल्थी मार्केट के लिए। एंड चिराग, जिस तरह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इस मार्केट में एंटर होता हुआ देखा है, पहले ऑफ कोर्स कुछ प्लेटफॉर्म से जैसे आपके जैसे, उसके बाद यहाँ पर ज्वेलर्स ऐड हुए, उसके बाद फिनटेक कंपनीज आई हैं, उसके बाद ग्रो एंड ज़ीरोधा जैसी कंपनीज ने भी यहाँ पर डिजिटल गोल्ड देना शुरू किया। तो क्लियरली ये मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई है। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, आपको लगता है इस वार्निंग का जो सेकेंड वार्निंग है पिछले 3 सालों में एक इम्पैक्ट आएगा, या फिर आपको लगता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है बाजार को और ये शायद हम खरीदारी चलता हुआ देखेंगे? आई थिंक एक सेंस ऑफ अवेयरनेस बिल्कुल है मार्केट में, जहाँ पे लोग समझ के ही इन्वेस्ट कर रहे हैं डिजिटली। और ऐसे देखने जाए मनीषा जी, इट इज अ न्यू जनरेशन हु डजंट वांट टू गो टू अ गोल्ड शॉप एंड बाय अ गोल्ड कॉइन, राइट? तो नेक्स्ट 5 सालों में ये बढ़ता ही जाएगा, एंड देयर बी अ चेंज इन इन हाउ यू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो आज का जो 22 से 27 साल, 22 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं गोल्ड के शॉप में जाऊं। आई एम श्योर द क्लाइंटेली और द इन्वेस्टर्स विच आर जनरिक, विच इज कमिंग डाउन द लाइन, जो 40-50 इयर्स के जो लोग हैं, उन लोग को आज भी जाना है फिजिकल शॉप में जाके गोल्ड और सिल्वर खरीदना। बट नाउ इट इज अ न्यू मार्केट, इट इज अ न्यू जी। मार्केट ऑल टुगेदर, एंड आई थिंक इट हैज नो स्टॉप्स एंड इट इज गोइंग टू ग्रो। या ऑलराइट, कुछ कॉशन यहाँ पर जरूर है और सेबी की तरफ से वार्निंग भी है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि रेगुलेटेड बाजार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, और सेबी ये बार बार कहता भी रहा है और कंपनीज खुद कहती रही हैं कि जी हाँ, हम रेगुलेशन के दायरे में यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स कोई टेकर्स नहीं है। लेकिन मार्केट्स यहाँ पर काफ़ी ग्रो हो रहे हैं, और जैसे हमें चिराग बता रहे हैं कि गोल्ड में 4x और चांदी में 10 to 12x हमने इजाफा आते हुए देखा है पिछले 1 साल में, जहाँ पर डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर की बात होती है। वेल, ये तो ऑफ कोर्स सेबी नोटिफिकेशन के ऊपर एक रिएक्शन था, लेकिन साथ ही साथ हमने यहाँ पर चीनी पे एक बड़ी खबर आते हुए देखी है। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा भी मेरे साथ हैं उस डिटेल में बताने के लिए। असीम, बहुत बड़ी खबर, क्लियरली जिस तरह से 50% मोलासेस ड्यूटी कट और साथ ही साथ 1.5 मिलियन का यहाँ पर एक्सपोर्ट जारी। गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, नए शुगर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस बार चीनी का जो उत्पादन है वो पिछले साल के मुकाबले करीबन 18-18.5% ज़्यादा रहने का अनुमान है। तो इस साल करीबन चीनी का उत्पादन 310 लाख टन के आसपास रहेगा। चीनी मिलें लगातार सरकार से डिमांड कर रही थी कि इनको करीबन 20 लाख टन के आसपास निर्यात की मंजूरी दी जाए। तो उससे जो फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी है, उनका कहना है कि 15 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी देने का फैसला सरकार ने ऑलरेडी ले लिया है। और खासतौर पर कि पिछले साल चीनी का उत्पादन काफी कम हुआ था, तो सरकार ने उस मोलासिस के ऊपर 50% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, तो उसको सरकार ने रोल बैक कर लिया। तो वो 50% ड्यूटी अब नहीं लगेगी। अगर मैं पिछले साल के एक्सपोर्ट की बात करूं तो पिछले साल सरकार ने करीबन 10 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी थी, जिसमें से चीनी मिलों ने करीबन 8 लाख टन चीनी निर्यात किया था। तो अब सरकार ने 15 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी है, तो जिससे डेफिनेटली चीनी मिलों को फायदा होने वाला है। असीम, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज वो खबर हमारे लिए यहाँ पर लेके आने के लिए। क्लियरली एक नोटिफिकेशन का इंतजार है, लेकिन मिनिस्टर जोशी यहाँ पर इसे क्लियरली पक्के तौर पर बता भी चुके हैं। दीपक बलानी, डीजी इस्मा अब हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट को लेकर आपको क्या लगता है, ये जो 1.5 मिलियन टन आया है, आपने 2 मिलियन टन मांगा था, सरकार ने कुछ कम ही दिया है, कब तक, कितना, किस पैरिटी पर ये आपको जाता हुआ दिखेगा? दीपक जी, आप म्यूट पर हैं। नमस्कार मनीषा जी। पहली बात तो इस्मा सरकार के इस डिसीजन का स्वागत करता है, और जैसे पहले हमने सरकार से बोला था कि लगभग 310 लाख का नेट शुगर प्रोडक्शन होने की उम्मीद है और लगभग 285 लाख टन का डोमेस्टिक सेल होने की उम्मीद है। उसके सामने लगभग हम लोग 20 लाख टन आराम से शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
हमें खुशी है कि सरकार ने 15 लाख टन एक्सपोर्ट करने का परमिशन देने का फैसला किया है। इससे काफी फायदा होगा। डोमेस्टिक जो एक स्टॉक बैलेंसिंग है उसको भी फायदा पहुंचेगा, और ये एक डोमेस्टिक मार्केट को और डोमेस्टिक प्राइस को कहीं एक सपोर्ट देगा। ये एक अच्छी चीज है। जहां तक आपका सवाल है कि पैरिटी का, इस वक्त पैरिटी नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमारा एक्समिल प्राइस जो इस वक्त है लगभग यूपी लगभग 4000 4050 के आसपास है, लगभग महाराष्ट्र कर्नाटका लगभग 3800 का है, और पैरिटी जो आ रही है वो लगभग 3400 की है। तो इस वक्त तो पैरिटी नहीं है, बट जैसे हमने पहले भी कहा था कि इसकी पैरिटी आने की उम्मीद है। लगभग दिसंबर 15 से मार्च 31 तक एक ट्रेड गैप रहेगा लो क्वालिटी व्हाइट्स में। रॉ शुगर प्रोडक्शन की भी प्लानिंग हो सकती है। तो हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने का एक विंडो मिलेगा। अर्ली परमिशन से ये होगा कि जो हमारी प्लानिंग होगी रॉ शुगर प्रोडक्शन की, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग से लगभग 15 लाख टन आराम से एक्सपोर्ट हो जाएगा एक मार्केट एक्सेप्ट करने की। दूसरा स्टेप जो मोलासिस की तरफ से आता हुआ देखते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए बहुत अच्छा है कि सरकार ने लगभग जनवरी 24 में जब ये सोचा था कि शुगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उन्होंने बी हैवी और जूस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था। उस समय एक्सपोर्ट ऑफ मोलासेस के ऊपर भी 50% ड्यूटी लगाया था। उसके बाद उन्होंने जूस पे बी हैवी पे रिस्ट्रिक्शन हटा दिया था, और अब उन्होंने फैसला लिया है कि 50% ड्यूटी हम मोलासेस से हटा लेंगे। तो एक ये टेम्पररी रिलीफ है, क्योंकि इस बार शुगर प्रोडक्शन काफी होने की उम्मीद है, मोलासेस काफी बनेगा। उसके सामने हमारा एलोकेशन काफी कम हुआ है, तो काफी सरप्लस मोलासेस जो है वो कंट्री में रहेंगे। तो अगर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो कम से कम ईज आउट हो जाएगा। बट ये मुझे लगता है टेम्पररी रिलीफ है। इसमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारी कैपेसिटी डिस्टिलेशन कैपेसिटी तो लग गई है, हमने लगभग 40,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है इथेनॉल कैपेसिटीज में। तो रॉ मटेरियल के बजाय हम लोग यहाँ पे अपनी मार्केट को कंजम्पशन बढ़ाएं। तो जो उसमें 2 या 3 सजेशन हमने ये दिया है कि जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल फॉर केमिकल इंडस्ट्री, लगभग 100 करोड़ लीटर हम इंपोर्ट करते हैं। तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा जाए ताकि हमारा जो खुद का प्रोड्यूस्ड इथेनॉल है वो केमिकल इंडस्ट्री में जा पाए। प्लस एक्सपोर्ट ऑफ एसडीएस जो स्पेशली डीनेचर्ड स्पिरिट है, उसकी भी एक्सपोर्ट की एक मार्केट है। हालांकि उसकी पैरिटी नहीं है, बट अगर उसकी परमिशन भी दे देंगे तो एक जब भी पैरिटी आएगी तो कुछ इथेनॉल बाहर भी जा सकता है इंस्टेड ऑफ फीड स्टॉक। और तीसरा जो शुगर एलोकेशन, शुगर फीड स्टॉक की जो एलोकेशन है इन इथेनॉल, उसको कम से कम 50% कर दिया जाए। और साइकिल 2 में जैसे राइस के लिए इन्होंने 234 करोड़ रिजर्व कर दिया था इस टेंडर में, वैसे ही अगले साइकिल में लगभग 100-150 करोड़ लीटर शुगर फीड स्टॉक के लिए रिजर्व कर दें तो एक अच्छी बैलेंसिंग बन जाएगी। तो लॉन्ग टर्म तो यही है। एक फाइनल क्विक सवाल, और ये शुगर एमएसपी एंड रैशनलाइजेशन ऑफ एथेनॉल प्राइसिंग पे है। वो दो चीजें अभी भी बाकी हैं। देखिए इस बार शुरुआत अच्छी हुई है मनीषा जी। सीजन के स्टार्ट में हमें एक्सपोर्ट का परमिशन मिल गया, और क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई है तो हमें लगता है कि अंत भी भला ही होगा। एमएसपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और वही एक परमानेंट रिलीफ है। एक्सपोर्ट एक टेम्पररी एक रिलीफ देता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है, एसएपी भी इंक्रीज हो गई, और आपको मालूम है कर्नाटका में भी जो केन प्राइस फाइनल हुआ है वो काफी ज्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 41-42 है, और एमएसपी को अब तो रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आखिरी कुछ महीनों में एक केन एरियर बिल्डअप हो सकता है। तो एमएसपी हम लोग सरकार से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि एमएसपी को, जो पिछले 5 साल से रिवाइज नहीं हुआ, इस बार रिवाइज कर दिया जाए और लगभग 41 और 42 के रेंज में ले आए। और इथेनॉल प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है बी हैवी और जूस का, और शायद उसमें कुछ ना कुछ हो, इसकी हमें उम्मीद है कि इस सीजन में हमें लगता है कि ये 2 जो हमारे पेंडिंग मुद्दे हैं ये भी लगभग सरकार रिजॉल्व कर देगी। ऑलराइट, शुरुआत अच्छी है तो अंत भला होगा। दीपक गुलानी जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए। ऑफ कोर्स आज का दिन शुगर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतरीन है, ज़्यादातर शुगर स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे खासे मूव्स के साथ काम करते हुए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे निर्मल बांग सिक्योरिटी से कुणाल शाह। हमारे साथ हम निर्मल बांग सिक्योरिटी से कुणाल शाह हैं। कुणाल, नमस्कार। और जिस तरह की तेज़ी हमने सोने और चांदी दोनों में ओवरनाइट मार्केट्स में आते हुए देखी है, उससे कैसे रीड करते हैं? और कई रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि शायद अब प्रॉफिट टेकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आपका क्या व्यू है? जी हाँ, एक जो लंबा कंसोलिडेशन का फेज था वो हमने तकरीबन 1-1.5 महीना चलते हुए देखा, और उसके बाद आज फाइनली हमने एक
शार्प अपसाइड गोल्ड में आते हुए दिखा है। 3 रीजन इसके पीछे। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन कंटिन्यू हो रहा है, इतना लंबा शटडाउन हमने लास्ट 5 साल में कभी देखा नहीं है। दूसरा, जो यूएस के जॉब के डेटा है वो इंडिकेट कर रहे हैं दैट देयर आर वाइड स्प्रेड ले ऑफ अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड रिटेल सेक्टर। सो ये अनसर्टनटी दिखा रहे हैं कि वहां पे यूएस की इकोनॉमी स्लो हो रही है। तो यूएस की इकोनॉमी स्लो हो रही है तो रेट कट होगा, और रेट कट को छोड़ के शायद फेडरल रिजर्व फिर से बॉन्ड परचेज प्रोग्राम चालू ना कर दे। तो ये सब चीजों को लेते नजर में रखते हुए गोल्ड में हमने आज तेजी आते हुए देखी है। तो मुझे अपसाइड कंटिन्यू होगी ऐसा लग रहा है। 4150 4180 डॉलर मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा गोल्ड में। एमसीएक्स में दैट शुड ट्रांसलेट इनटू 1,24,000 to 1,24,500। सिल्वर 1,55,000 to 1,56,000। तो डिप पे बाय कीजिए, करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक अच्छा लग रहा है। नाउ ये $4,000 का शॉर्ट टर्म में बॉटम हो गया और सिल्वर $46 का बॉटम हो गया। ऑल राइट, तेजी यहाँ पर सोने चांदी में तो लौटी ही है। बेस मेटल प्राइसेस में थोड़ी सी स्थिरता देखने को मिली है। क्या यहाँ पर कंसोलिडेशन है कुणाल, और यहाँ पर नियर टर्म में क्या करें? वेल, नया जो हेडलाइंस है लास्ट वीक की कि यूएस ने सिल्वर और गोल्ड की तरह कॉपर को भी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट पे डाल दिया है। सो ये एक बहुत बड़ा तेजी का रीजन है कॉपर में। दे आर ट्रीटिंग कॉपर एज अ क्रिटिकल मिनरल दैट इंडिकेट्स कि फ्यूचर में इसकी डिमांड कैसे बढ़ने वाली है। So I was reading a report on the data centers which are getting built across the world. So I think the data centers are the new age demand for the copper, and अभी तक जो हिसाब से AI की स्टोरी चल रही है और जो हिसाब से एग्रेसिव डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, नए नए पावर के स्टेशंस यूएस में सेट करने पड़ेंगे, ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन। तो कॉपर की डिमांड बढ़ने वाली है, कॉपर बहुत तेज रहने वाला है। सो कॉपर 1,500 पे बाय कीजिए, शॉर्ट टर्म में 1,025-30 का टारगेट रख सकते हैं, और लंबे नजरिए से 1200-1300 का टारगेट आप कॉपर में वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत बुलिश व्यू है हमारा कॉपर में। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, एक्चुअली ब्रोकरेज का मानना है कि क्रूड की जो मंदी है वो भी शायद खत्म हो चुकी है। कुणाल, आपको लगता है कि यहाँ पर भी तेजी की जा सकती है? सी आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कमोडिटी के लिए है। जैसे कमोडिटी नीचे आती है हमें सबको लगता है कि नहीं अभी हो गया, बट अगर यूएस पे रेट कट होने वाला है और अगर यूएस में one of the Fed members have given a statement on Friday that there is a possibility कि वो asset purchase program चालू कर दे। सो ये सब बहुत बुलिश है कमोडिटी के लिए, क्योंकि अगर नई लिक्विडिटी आ रही है तो फर्दर मॉनेटरी डिबेसमेंट हो रहा है, फर्दर डेट बढ़ेगी, फर्दर वैल्यू ऑफ डॉलर कम होगी। तो ऐसे माहौल में कमोडिटी में मंदी कैसे होगा? तो कमोडिटी में ओवरऑल तेजी का ध्यान है। तो क्रूड भी इज वन ऑफ द कमोडिटी ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, सप्लाई ज्यादा है, ईवी ट्रांजिशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके कारण प्राइसेस दबे हुए हैं। 5,300 में क्रूड लेना चाहिए, और बड़ा मुंह नहीं पर 5,500 तक तो क्रूड जा सकता है। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली सब जगह यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशन है। सोने चांदी ने एक जोरदार उछाल दिखाया है, कॉपर और बाकी मेटल्स यहाँ पर तेजी में हैं ही, और कच्चा तेल भी यहाँ पर एक अच्छा सा टर्न अराउंड लेता हुआ नजर आया है, और जैसे कुणाल ने कहा खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे और बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी बाजार की।